गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री से रिलेटिव रहेगा, जिसमें हम हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण और कंप्यूटर जैसे प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई परेशानी होती तो इसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, ठीक है, यानी कि हिटलर जर्मनी का कब चांसलर बना। ऑप्शन है आपके पास 1930, 1929, 1936 या फिर 1933 में। आपको बता दूं कि हिटलर जर्मनी का जो चांसलर बने थे यह बने थे 1933 में, यानी कि आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी 1933। आइए देखते हैं। एडोल्फ हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर और 1934 से 45 तक निजी जर्मनी के तानाशाह थे, ठीक है। क्या थे यह, एक तो यह निजी तानाशाही जर्मनी के तानाशाही भी थे, इसके साथ साथ उसी समय यह जर्मनी के चांसलर भी थे। वह द्वितीय विश्व युद्ध और प्रलय की स्थापना के केंद्र भी थे, ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध और जो प्रलय है इसकी स्थापना के केंद्र भी थे। इसके साथ साथ 1933 से 45 तक जर्मनी के चांसलर और नाजी जर्मनी में तानाशाह थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है। आप सभी जानते हैं फर्स्ट और चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फ्रांस। अब पूछा क्या गया है कि वह कौन सा देश है जहाँ पर पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ पर पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। आइए देखते हैं। अब देखो, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति 1820 से 1840 के बीच लगभग 1760 से कुछ समय की अवधि नई विनिर्माण प्रक्रिया के लिए संक्रमण था, ठीक है, यानी कि इसका जो कार्य था वो क्या था कि जो नई विनिर्माण है उसी प्रक्रिया के लिए संक्रमण था। यह ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ और फिर पश्चिम यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल गया। शुरू कहाँ से हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में, उसके बाद पश्चिम यूरोप और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें फैल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अफीम युद्धों के बीच लड़ाई हुई थी, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अफीम युद्ध है किस किस के बीच लड़ाई हुई थी। यह ऑप्शन है ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन या फिर ब्रिटेन और जापान, ठीक है। इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्धों की लड़ाई हुई थी। आइए देखते हैं। अफीम युद्ध जिसे क्या कहा गया है, एक तो इसे एंग्लो चीनो युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एंग्लो चीनी युद्ध हो या फिर अफीम युद्ध, ठीक है, इसके दो नाम दिए गए हैं। पहला नाम अफीम युद्ध था, उसके बाद इसे एंग्लो चीनी युद्ध भी कहा गया। इसके बाद देखेंगे 1839 से 1842 तक प्रथम अफीम युद्ध, ठीक है। कब से कब तक, 1839 से 1842 तक प्रथम अफीम युद्ध। उसके बाद 1856 से 1860 तक द्वितीय अफीम युद्ध में विभाजित थे। किंग राजवंश के तहत व्यापार और राजनीतिक संबंधों पर जो विवाद थे उनका चरमोत्कर्ष था, यानी कि जो राजनीतिक संबंध थे इनके पर विवाद चल रहे थे राजवंश के तहत। आगे देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य। अफीम युद्धों ने चीन की अपना मान की शताब्दी शुरू की। जब ये अफीम युद्ध हुआ था तो उसमें चीन की क्या था, अपमान की जो शताब्दी थी इसे ही शुरू किया गया। अब देखो, आपको क्या याद रखना है, प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842, द्वितीय 1856 से 1860। इसके बाद इसके दो नाम क्या है, पहला हो गया अफीम युद्ध, दूसरा क्या होगा एंग्लो चीनी युद्ध, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है सेंट पॉल को कहाँ रखा गया था? ऑप्शन है आपके पास रोम, इफिसुस, क्यूसेड्रासी या फिर यरूशलेम में। तो आपको बता दूं जो सेंट पॉल थे इन्हें रोम में रखा गया था। कहाँ पर? रोम में। आइए देखते हैं। ना तो बाइबल ना ही अन्य स्रोतों का कहना है कि पॉल की मृत्यु कब और कैसे हुई, लेकिन जो इग्नाटियस है शायद उन्होंने 110 के आसपास लिखते हैं कि वह शहीद हो गए। अब देखो क्रिश्चियन परंपरा के अनुसार ट्री कॉन्स्टेंट एबो ने 60 दशक के मध्य नीरो के शासनकाल के दौरान रोम में पाली की हत्या कर दी थी। ठीक है, रोम में जो पाली है वहाँ पे उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए उन्हें कहाँ पर रखा गया? रोम में ही रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है कार्ल मार्क्स निर्वासन में रहते थे और लिखते थे। अब देखो कार्ल मार्क्स जो कि निर्वासन में रहते थे परंतु क्या लिखते थे? तो ऑप्शन है आपके पास मॉस्को, लंदन, पेरिस या फिर स्टॉकहोम में। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 उसका सही जवाब है लंदन। कहाँ लिखते थे? लंदन में। आइए देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपना अधिकांश जीवन निर्वासन में बिताया। वह 1849 में कब? 1849 में अपनी मूल प्रक्रिया से निर्वासित हो गए और पेरिस चले गए, जहां उन्हें कुछ महीनों बाद निष्कासित कर दिया, यानी कि निष्कासित करा उन्हें। इसके बाद वह लंदन में बस गए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बेहद गरीबी और संक्षेप से स्पष्ट किया। कुछ फिर इतना याद रखना है जो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कार्ल मार्क्स निर्वासन में थे परंतु लिखते कहाँ थे? वो लंदन में। ठीक है। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी, यानी कि इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई थी वह कौन सी लड़ाई थी? ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई, फिर लिप्जिंग की लड़ाई, बोरोदीनी की लड़ाई या फिर वाटरलू की लड़ाई। अब देखो नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जो लड़ाई लड़ी थी ना वह थी वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई थी इन दोनों के बीच। आइए देखते हैं। वाटरलू की लड़ाई रविवार 18 जून 1815 कब हुई थी? वाटरलू की लड़ाई तो आपको याद रखना है कि 18 जून 1815 वर्तमान बेल्जियम में वाटरलू के पास, जो फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा थी। यह किसका हिस्सा थी? पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा थी। सम्राट नेपोलियन की कमान के तहत एक इंपीरियल फ्रांसीसी सेना को 7वें गठबंधन की सेनाओं द्वारा हराया गया था। कौन सी सेना को? जो इंपीरियल की फ्रांसीसी सेना थी उसको 7वें जो गठबंधन की सेना थी उसके द्वारा हराया गया था। किसके कमान के अनुसार? तो नेपोलियन। इसके बाद देखेंगे जिसमें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की कमान के तहत एक एंग्लो एलाइड सेना शामिल थी और एक एशिया जो परेशिया है सेना उसमें साथ के संयुक्त मदद के साथ मिली हुई थी। तो आपको यह याद रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वाटरलू की लड़ाई 18 जून 1815 में हुई थी। अब देखो किस किस के बीच हुई थी? तो नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। कहाँ पर? कौन सी लड़ाई का नाम क्या था? तो क्या नाम था? वाटरलू की लड़ाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत है। ऑप्शन है आपके पास राजधानी, भूमि, श्रम या फिर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो देखो मार्क्स के अनुसार जो मूल्य का स्रोत था, मूल्य का स्रोत पूछा गया है कि मार्क्स ने इसको मूल्य का स्रोत क्या बताया है? तो श्रम ही क्या बताया है इन्होंने? मार्क्स ने मूल्य का स्रोत। अब देखते हैं यह क्या है। मूल्य मार्क्स के श्रम सिद्धांत के अनुसार मानव श्रम शुद्ध नए आर्थिक मूल्यों का एकमात्र स्रोत है, यानी कि जो मानव का मूल्य, मानव श्रम है यानी कि जो कार्य करता है उसे शुद्ध नए आर्थिक मूल्य का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने श्रम को सभी आय और पूंजी संचय के लिए आवश्यक माना, यानी कि आप काम करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, इस तरीके से आय का, और जो काम करोगे तो उससे पैसे आएंगे, जब आप काम करोगे उसके पैसे आपको मिलेंगे। इस तरीके से उन्होंने क्या माना है? मूल्य को श्रम माना है, मतलब एक श्रम का एकमात्र स्रोत माना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असंभव शुद्ध मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उदाहरण किसका था? यानी कि जो असंभव का जो कार्य है, यह जो लोग बोलते हैं यह मूर्ख का है, मतलब मूर्खों का कहना है, यह मूर्खों में पाया जाता है या मूर्खों का कहना है। यह प्रसिद्ध उदाहरण जो है यह किसने दिया था? ऑप्शन आपके पास हिटलर, सिकंदर महान, जूलियस सीजर या फिर नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन। तो आपको बता दूं कि जो असंभव शब्द मूर्खों का शब्दकोश में पाया जाता है, यह जो प्रसिद्ध उदाहरण दिया था वह नेपोलियन के बाद दिया गया था। तो आपके सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं। यह एक महान विजेता नेपोलियन
बोनापार्ट थे, जिन्होंने कहा असंभव केवल मूर्खों का शब्दकोश में पाया जाता है। उन्होंने कहा असंभव मेरे शब्दकोश में नहीं है, यानी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव है। अगर आप ठान लेते हो, देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमसे यूपीएससी नहीं निकलेगा, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ बच्चे से बोलते हैं कि यूपीएससी मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं नहीं निकाल पाऊँगा। परंतु आपने देखा होगा कि जिनके 10th में 40%, 45%, 50%, कुछ ऐसे परसेंटेज जिन लोगों के आए हैं, वो लोग ही आगे जाके IAS IPS, यानी कि अगर आपने मन में सोच लिया है कि हमें कुछ करना है तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, यही कहने का उनका मतलब था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोशल फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? इसका सोशल फेबियन समाज का घर कौन सा देश माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास रूस, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर इटली। अब देखो, सोशल फेबियन समाजवाद का जिसे घर माना जाता है ना, वह है आपका इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड को ही सोशल फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। आइए देखते हैं। फेबियन सोसाइटी एक ब्रिटिश समाजवादी संगठन है जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी साधनों के बजाय जो क्रमिकवादी है और सुधारवादी है, उनके माध्यम से समाजवाद के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। क्या है? एक तो यह ब्रिटिश समाजवादी संगठन है, इसके साथ साथ इसका जो कार्य है वह क्या है, जो क्रमिकवादी है और सुधारवादी है, इनके माध्यम से क्या करना, समाजवाद के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना, यानी कि समाजवाद को आगे बढ़ाना। यह 19वीं शताब्दी के उत्तर दौर में शुरू होने और प्रथम विश्व युद्ध तक जारी रहने के लिए अपने प्रारंभिक जर्मनी कार्यों के लिए जाना जाता है। यानी कि जब जो प्रथम युद्ध जारी हुआ था, उसके लिए क्या हुआ था, यहाँ पर जर्मनी के कार्य के लिए, मतलब अपने जो प्रारंभिक जब उसने कार्य किए थे उसके लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे फेबियन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्रीमियन युद्ध समाप्त हुआ। ऑप्शन है आपके पास ट्रायोन की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि या फिर सेंट जर्मन की संधि। अब देखो कौन सी संधि समाप्त हुआ था, क्रीमियन युद्ध। तो आपको बता दूं कि जो क्रीमियन युद्ध समाप्त हो गया था वह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सी? पेरिस की संधि से। आइए देखते हैं। 1856 की जो पेरिस की संधि है, उसने रूस और ओटोमन साम्राज्य के जो गठबंधन था, इसके साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य, द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य और जो सार्डिनियन साम्राज्य था, इनके बीच क्या किया था, क्रीमियन संधि का निपटारा किया। ठीक है। इसके बाद 30 मार्च 1956 को पेरिस हस्तक्षेप संधि के युद्धरत राज्यों के बीच काला सागर को तटस्थ क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, दोनों चीज़ हो गई है। यानी कि 1856 में क्या हुआ था कि जो राज्य है, यानी कि ओटोमन साम्राज्य का गठबंधन, ब्रिटिश साम्राज्य, द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य, सार्डिनिया, इनके बीच क्या हुआ था, क्रीमियन युद्ध का निपटारा हुआ। ठीक है। इसके बाद 1856 में ही पेरिस पर हस्ताक्षर करते, यानी कि उसकी जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किए और राज्यों के बीच क्या, काला बाजार को तटस्थ क्षेत्र बना दिया। इसी तरह क्या हुआ, इसी तरह क्रीमियन युद्ध समाप्त हो गया। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।